नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में आपको समिश्र संख्या के उदाहरण 5.1 के बारे में हम लोग जो है अध्ययन किए थे। आज हम आपको इसके बाद सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि समिश्र संख्या z इक्वल टू आई 1 प्लस आई रूट 3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। पोलर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पोलर फॉर्म होता है कि जो भी आपको संकर संख्या दी गई है समिश्र संख्या, उसको हम लिख देते हैं r कोष्टक में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। फिर हम दोनों तरफ के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं। इसी प्रकार से अगर z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 है तो इसी को मान लेते हैं हम कितना कि r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r cos थीटा कितने के बराबर है? ये 1 के बराबर है। और r साइन थीटा कितने के बराबर है? रूट 3 के बराबर है। दोनों तरफ का वर्ग करके जोड़ने पर तो इधर कितना है? 1 है और इधर कितना है? रूट 3। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 और रूट 3 का वर्ग कितना होगा? 3। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। और इधर क्या होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको? आर स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के। तो यानी कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव वैल्यू आर इज ग्रेटर देन 2 की बात ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2। साइन थीटा क्या होगा? रूट 3/2। यानी थीटा कितने थीटा की वैल्यू क्या होगी? यानी 60 डिग्री, यानी π/3। अब इसी को ध्रुवीय रूप में आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म में क्या होता है? z इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी आई? 2 कॉस थीटा, थीटा कितना है? π/3 प्लस आई साइन π/3। ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। इसको हमने मेंशन कर लिया कि थीटा है और इसकी p की वैल्यू 1√3 है। इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्नावली 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 का मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको एक संकर संख्या या समिश्र संख्या दी गई है जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 है। तो z इक्वल टू हमने दूसरी संकर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 है। तो हम दोनों तरफ के वास्तविक और काल्पनिक भागों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड वी गेट x इक्वल टू कितना है? -1। y इक्वल टू कितना है? -√3। ये आ गया। x इक्वल टू -1 है तो -1 क्या है? लेस देन 0। और यहाँ पे -√3 ये भी लेस देन 0 है। तो आपको ये बताना है कि -1 -√3 ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे? तो कहेंगे सर ये आपके जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो r क्या हो जाएगा? √x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 प्लस 3 यानी 4 आ गया। वर्गमूल्य कितना है? 2। तो x इक्वल टू -1 यानी r cos थीटा, और यहाँ से हो जाएगा r की वैल्यू 2 लिख दिया, 2 cos थीटा यानी cos थीटा -1/2 आया। इसी प्रकार से y इक्वल टू -√3 आया जो कि r साइन थीटा है। r की वैल्यू 2 रख दो, 2 साइन थीटा। इम्प्लाइज दैट साइन थीटा कितना आ गया? -√3/2 आ गया। अब सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। इम्प्लाइज दैट अल्फा कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट में, यानी 60 डिग्री के। ये आ गया। अब चूंकि x इज लेस देन 0 यानी निगेटिव है, y इज लेस देन 0 यानी y भी निगेटिव है, तो इम्प्लाइज दैट जो थीटा आएगा अल्फा माइनस क्या आता है? पाई। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? अल्फा की वैल्यू आपने निकाला π/3, तो π/3 माइनस पाई कितना हो गया? -2π/3। इसलिए समिश्र संख्या z का जो मानांक आया 2 है और उसका कोणांक कितना आएगा? -2π/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 माइनस आई समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में से रूपांतरित कीजिए। फिर वही काम कि मान लिया z इक्वल टू 1 माइनस आई है और यही किसके बराबर है? x प्लस आई वाई के। दोनों तरफ के हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। x इक्वल टू 1 आया, y इक्वल टू क्या आ गया? -1। तो r इक्वल टू क्या होगा? मॉड वैल्यू ऑफ यहाँ से z यानी √x² प्लस वाई स्क्वायर। x इसको यहाँ 1 प्लस 1 यानी √2 आ गया। tan अल्फा क्या होगा?
यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ द जेड। इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1 अपॉन 1, यानी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी किसकी वैल्यू है, π/4 की, अल्फा π/4 आ गया। अब x इक्वल टू 1 आया, जो कि आपकी क्या है, 0 से बड़ी है, धनात्मक है। y इक्वल टू -1 आया, जो कि आपका क्या हो गया, ये ऋणात्मक है। तो यानी किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये चौथे चरण में पड़ेगा। इसलिए थीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस अल्फा, यानी -π/4। अब इसका ध्रुवीय स्वरूप क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू √2 आ गया, cos ऑफ -π/4 प्लस i sin ऑफ -π/4। तो अब एक चीज आप ये बताओ, यहाँ से माइनस बाहर लो, cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, और sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। इसका रूप हो जाएगा √2 cos π/4 माइनस i sin π/4। इसी प्रकार से बच्चों ये 5वां क्वेश्चन है, -1 - i समिश्र संख्या को ध्रुवीय स्वरूप में आप रूपांतरित करिए। फिर वही काम, मान लेते हैं कि z इक्वल टू -1 - i इक्वल टू x प्लस आई वाई, यानी x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, r इक्वल टू मॉड z आ जाएगा √x² प्लस y², यानी कितना आ गया, √2। अब tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा आपको फार्मूला बता दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड बाय रियल पार्ट ऑफ द जेड, यानी -1 बाई -1 दैट इज 1 आ गया, अल्फा π/4। अब x इक्वल टू -1 आया, तो इसका मतलब कि ये निगेटिव है, 0 से छोटी है, और y इक्वल टू -1 है, इसका मतलब ये भी 0 से छोटी है। तब आपका कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस माइनस ये आ गया। तो उसके लिए थीटा क्या होता है, अल्फा माइनस पाई। अल्फा की वैल्यू कितना, π/4 माइनस पाई, यानी -3π/4। इसलिए z इक्वल टू इसका ध्रुवीय स्वरूप जो होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो √2 cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4, ये हो जाएगा √2 cos 3π/4 माइनस i sin 3π/4। इसी प्रकार से बच्चों 7वां क्वेश्चन है, √3 प्लस i समिश्र संख्या को ध्रुवीय स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो फिर वही काम, लेट z इक्वल टू √3 प्लस i जो कि x प्लस आई वाई के बराबर है। तुलना कर लिए दोनों साइड की, x इक्वल टू √3, y इक्वल टू 1, r इक्वल टू मॉड z हो जाएगा √x² प्लस y², यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 4, वर्गमूल लिया कितना आ गया, 2। tan अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड बाय रियल पार्ट ऑफ द जेड 1/√3, यानी अल्फा π/6 आ गया। चूंकि x जो है धनात्मक है, y जो है आपका धनात्मक है, इसलिए किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। थीटा इक्वल टू अल्फा होता है π/6, इसलिए z इक्वल टू √3 प्लस i का ध्रुवीय स्वरूप क्या होगा, और cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी 2 cos π/6 प्लस i sin π/6, ये वैल्यू आपको आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आपको आता है, यहाँ से खत्म होता है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होगा, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी ऐसा समीकरण जिसके मैक्सिमम घात 2 हो और उसके घात क्रमानुसार क्या होते हो, कम होते रहें। उदाहरण के तौर पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक समीकरण है, समझ में आया। इसी पर बेस्ड हम जो है इसको सर्वप्रथम, अगर जिसका रूट निकल आता है, नहीं तो हम महान इंडियन गणितज्ञ प्रोफेसर श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं, विवेचक जिसे कहते हैं, और वो होता है b² माइनस 4ac। तो उन्होंने जो हल दिया समीकरण का, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी पर बेस्ड हम आपको एग्जाम्पल पे लौटते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि x² प्लस 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हमको दिया गया x² प्लस 2 इक्वल टू 0, तो प्लस 2 को अगर उधर ले जाएंगे तो -2 होगा, हमने लिख दिया x² इक्वल टू -2, तो x² इक्वल टू 2 इंटू -1, और हमने -1 को क्या बताया था, i² बताया था ना, तो x² इक्वल टू 2i²। जब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √2i। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है। इसी प्रकार से बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 है, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सबसे पहले जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, उसे हम द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम पाते हैं कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 1 है, ये आपको दिया गया है। सीधे सीधे हम श्रीधराचार्य के मेथड पर जाते हैं। उन्होंने फार्मूला दिया था
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसकी सबकी वैल्यूज रखा और वैल्यूज रखने के बाद एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3a अपॉन 2 मिला। इसी प्रकार से बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 जो दिया गया है वो है √5x² प्लस x प्लस √5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सबसे पहले वही पुराना काम, जो समीकरण दिया गया है उसको हम द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 20 अपॉन 2 √5, यानी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √19i अपॉन 2 √5, ये वैल्यू आ जाएगा। इसी पर बच्चों हम सीधे लौटते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.3 पर। एग्जाम्पल नंबर 5.3 जो कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, वो उसका पहला समीकरण कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। x² प्लस 3 इक्वल टू 0, वही पुराना काम। तो x² इक्वल टू क्या होगा -3, -3 को लिखेंगे 3 इंटू -1, -1 को लिखेंगे i², तो x² इक्वल टू 3i²। अब x इक्वल टू क्या होगा, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, √3i आएगा। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण का हल x इक्वल टू √3i तथा x इक्वल टू -√3i है सीधा। अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दिए गए द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तो a की वैल्यू आएगा, b की वैल्यू आएगा, c की वैल्यू आएगा। इसलिए द्विघात समीकरण का हल x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबकी वैल्यूज हमने रख दिया। तो ये x इक्वल टू क्या आया, इसके दोनों जो समीकरण आए -1/4 प्लस √7/4i तथा -1/4 माइनस √7/4i मिला। इसी प्रकार से बच्चों पांचवा क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिए गए द्विघात समीकरण को जो दिया गया है उसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। द्विघात समीकरण का हल क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबकी वैल्यूज रख दिया। -3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या 9 माइनस 20 अपॉन 2 आ जाएगा। इस प्रकार से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट -11 अपॉन 2 हो जाएगा। अब -11 रूट में है तो इसको लिखेंगे 11 इंटू -1 और रूट -1 को i² कहते हैं, तो यानी i हो जाएगा -3 प्लस √11 i अपॉन 2 हो जाएगा। दिए गए द्विघात समीकरण का हल x इक्वल टू -3/2 प्लस √11/2i तथा x इक्वल टू -3/2 माइनस √11/2i होगा। इसी प्रकार से आठवां क्वेश्चन है, करें √3x² माइनस √2x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। फिर वही काम, हम मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। a इक्वल टू √3 आ जाएगा, b इक्वल टू -√2 आ जाएगा, c इक्वल टू 3√3। द्विघात समीकरण का हल क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबकी वैल्यूज हमने रख दिया। वैल्यूज रखा तो कितना आया, √2 अपॉन 2√3 प्लस माइनस √34 अपॉन 2√3i। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण का हल x इक्वल टू √2 अपॉन 2√3 प्लस √34 अपॉन 2√3i तथा x इक्वल टू √2 अपॉन 2√3 माइनस √34 अपॉन 2√3i होगा। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसकी भी तुलना करेंगे। दिए गए समीकरण का हम द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 अपॉन √2, c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो दिए गए द्विघात समीकरण का हल x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे आ जाएगा। तो यानी x इक्वल टू -1 अपॉन √2 प्लस -1 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 हल किया तो ये वैल्यू आ गई, यानी x इक्वल टू -1 अपॉन √2 प्लस माइनस √7/2i अपॉन 2 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन -1 अपॉन 2√2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2√2i होगा। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण का हल x इक्वल टू इतना तथा ये आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है स्टेट करता है बच्चों कि 3 - 2i 2 + 3i अपॉन 1 + 2i इंटू 2 - i का संयुग्मी ज्ञात करो। संयुग्मी मतलब फिर हमने आपको बताया x + iy का संयुग्मी क्या होगा, x - iy। अब सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, 3 - 2i अपॉन 1 + 2i इंटू 2 + 3i अपॉन 2 - i। हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों का, 6 + 9i - 4i + 6
अपॉन 2 माइनस आई प्लस 4i प्लस 2, यानी सिंप्लीफाई किया 12 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i। मैंने आपसे बताया था कभी भी डिनोमिनेटर जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, तो इसको हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3i, यानी 4 माइनस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर वी शुड मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 3i, दैट इज 4 माइनस 3i, यानी 4 माइनस 3i से आंसर और हर में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i इंटू 4 माइनस 3i अपॉन 4 माइनस 3i। हमने मल्टीप्लाई किया दोनों का, 48 माइनस 36i प्लस 20i प्लस 15 अपॉन 16 प्लस 9, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 माइनस 16i अपॉन 25, यानी कितना आ जाएगा 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25, यानी इसका संयुग्मी 63 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25i होगा। इसी प्रकार से बच्चों इसमें आपको ये एग्जाम्पल नंबर 14 दिए गए हैं, कह रहे हैं कि यदि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, x प्लस आई वाई इक्वल टू इतना। हमने क्या किया, अंश और हर में यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट लिया, a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट दैट इज a प्लस आई बी से मल्टीप्लाई किया, तो ए प्लस आई बी अपान ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी अपान ए प्लस आई बी, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान नीचे का ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1, दो माइनस मिलके प्लस हो गया। अब ऊपर ए प्लस आई बी का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई इंटू 2ab अपान इतना। अब हमने क्या किया, x प्लस आई वाई इतना आ गया, हमने इसको जो है वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना किया, x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान इतना आ गया, y इक्वल टू माइनस 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी हैव टू शो दैट, हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 2ab का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हमने लिया 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए 4 प्लस बी 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमने लिया 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट के आ गया ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दोनों कट के 1 हो गया। इससे सिद्ध होता है कि एक यहाँ से कि पूरी वैल्यू यहाँ से जो हमको सिद्ध करना था वो हमको यहाँ से मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से हम आपको ये एक्सरसाइज 5.3 के बारे में आज इतना डिस्कशन हुआ है। अब हम दूसरी वीडियो में जो है आपको उसके आगे के उदाहरण तथा एक्सरसाइज 5 की तुलना हम फिर अध्ययन करेंगे। चूँकि वर्गमूल आपके कोर्स में नहीं है इसलिए उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हम आपको सीधे एक्सरसाइज 5 यानी प्रश्नावली, जो विविध प्रश्नावली है उसके बारे में हम आपको अध्ययन करेंगे। तब तक आप जो है पूरी तरह से मैथमेटिक्स की जो टेस्ट होने वाले हैं अक्टूबर मास के लास्ट में, उसकी तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।